हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ऑनलाइन। माई सेल्फ अविनेश सैनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग यूजिंग सेंटर ऑफ मास फ्रेम कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम या आप कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन हमें एक साथ लगाना होता है, उन क्वेश्चंस को हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो बड़ी लेंदी कैलकुलेशन होती है। नाउ यूजिंग सेंटर ऑफ मास फ्रेम कॉन्सेप्ट कैसे हम उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कम कैलकुलेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आज सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप स्मूथ सरफेस पे एक प्लैंक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है और ब्लॉक को आपने कुछ वेलोसिटी दी वी नॉट। तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा काइनेटिक, प्लैंक पर आगे लगेगा। उस फ्रिक्शन की चाहत ये होगी कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए, मतलब फाइनली ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करें। तो आपको सॉल्व करना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन टिल दैट टाइम, क्योंकि उसके बाद तो अगर लगेगा तो स्टैटिक लगेगा जो जीरो होगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मिनिमम लेंथ ऑफ प्लैंक सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल ऑफ द प्लैंक, इसका लेंथ कितना होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन खत्म होने के पहले ये नीचे ना गिर जाए, राइट। ये तीन चीजें हमें सॉल्व करनी है। तो इसको आपने वेलोसिटी दी, कुछ दूर पर जाकर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखते हैं कि भाई एक्स एक्सिस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर इसको हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखेंगे तो जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम होगी, वो किसकी वेलोसिटी के बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा सिस्टम का, ये टू ब्लॉक सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो रहता है। तो मोमेंटम इनिशियली सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जीरो नहीं है, बिकॉज दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी है। जब तक दोनों ऑब्जेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है तब तक सी फ्रेम में मोमेंटम जीरो, एक ब्लॉक का मोमेंटम जीरो नहीं हो पाएगा। एक ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास के एस्पेक्ट में कुछ मोमेंटम होगा, दूसरे का मोमेंटम होगा, और फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों की वेलोसिटी को सेम कर देगा, तो वो वेलोसिटी उस वक्त सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगी। तो आप डायरेक्ट ये सॉल्व कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की इनिशियली वेलोसिटी क्या रही होगी। एक ब्लॉक को आपने वेलोसिटी वी नोट दी थी, स्मॉल एम मास को, नीचे वाला मास मान लीजिए कैपिटल एम है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की एम वी नोट अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। किसी भी सिस्टम का, टू ब्लॉक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा लीनियर मोमेंटम जीरो रहता है। इनिशियली भी जीरो था, फाइनली भी जीरो होगा। एक एक ब्लॉक का इनिशियली जीरो नहीं था, फाइनली एक एक ब्लॉक का भी इनिशियली जीरो होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम होता है म्यू इनटू वी रिलेटिव, जो मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको प्रॉपर्टी बताई थी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के बजाय आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जब दोनों साथ चल रहे होंगे देन दे विल बी मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो आप इनिशियली सॉल्व कर लो और यही इनकी फाइनल कॉमन वेलोसिटी होगी। फिर हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो अब देखिए, जब ये पूरा सिस्टम आगे मूव कर रहा था तो इस स्मॉल एम मास पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा होगा और प्लैंक पर आगे लगा होगा। उसने स्मॉल एम की वेलोसिटी को कम किया होगा और प्लैंक की वेलोसिटी को बढ़ाया होगा ताकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए। तो इस फ्रिक्शन का ऊपर वाले ब्लॉक पर नेगेटिव वर्क होगा, नीचे वाले ब्लॉक पर पॉजिटिव वर्क होगा। अगर आपको वर्क सॉल्व करना है तो एक तरीका तो यह है कि आप अपर ब्लॉक पर अलग से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, लोअर ब्लॉक पर अलग से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं और फिर दोनों को ऐड कर दें। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, जो आपको बताया गया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन ग्राउंड फ्रेम इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज हुई? नहीं चेंज हुई, तो ये वाले काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो दूसरे वाला पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसकी वैल्यू होती है हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर। इनिशियली दोनों ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी वी नॉट थी और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई, तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी फाइनली जीरो हो गई ना। तो काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज हुआ वो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हुआ, एंड दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो आप एक लाइन में आंसर बता सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, दो पूरे सिस्टम पर मिलाकर वर्क होगा,
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इनिशियल और फाइनल आप इधर से देखेंगे, सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वही फाइनल भी है, इस पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। ये फाइनल 0 हो गई, इनिशियल हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव स्क्वायर था, तो वर्क डन आएगा। फाइनल तो 0 हो गया। अब सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव वाली को केवल आप देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाली में तो कोई चेंज होना ही नहीं है। दिस विल बी नेगेटिव ऑफ हाफ म्यू, क्या होगा, स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी नॉट का स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम। फिर हमें कैलकुलेट करना है कि इस प्लैंक का लेंथ कितना होना चाहिए ताकि ये नीचे ना गिरे। तो जो प्लैंक का ये लेंथ है, इस लेंथ को अगर मैं s मान लूं, जहां से इनिशियली इन्होंने स्टार्ट किया था वहां से अगर ब्लॉक S1 चला और प्लैंक S2 चला, तो जितना डिस्टेंस ब्लॉक प्लैंक के ऊपर चला वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, और यू कैन कॉल इट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फ्रिक्शन ने ब्लॉक पर पीछे की तरफ, ब्लॉक पर पीछे लगा, उस पर कितना वर्क किया होगा, माइनस एस इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। उसी फ्रिक्शन ने प्लैंक पर कितना वर्क किया होगा, प्लस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। तो उस फ्रिक्शन का टोटल वर्क क्या आएगा, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, यही होगा ना। ब्लॉक पर नेगेटिव होगा और प्लैंक पर पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। दिस विल बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम। और ये वर्क जो फाइनली जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं, अच्छा यहां नेगेटिव साइन रहेगा, ब्लॉक में से प्लैंक का सब्ट्रैक्ट किया ना, नेगेटिव बाहर कॉमन ले लिया, तो ब्लॉक पर वर्क नेगेटिव है और वो ज्यादा है, और प्लैंक पर पॉजिटिव वो कम है। तो इस वर्क को अगर आप ये लिख दें, माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज माइनस हाफ म्यू इंटू स्मॉल m कैपिटल M, म्यू नहीं आएगा यहां पर, इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी नॉट का स्क्वायर। म्यू की तो वैल्यू हम पुट कर चुके हैं। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये वही तो लेंथ है जितना ब्लॉक आगे खिसक गया, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट प्लैंक की लेंथ से ज्यादा हो गया तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। तो इनफैक्ट आपको यही सॉल्व करना है, दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लैंक, तो एल मिनिमम वो आ जाएगा स्मॉल m कैपिटल M अपॉन ट्वाइस ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू एफ इंटू वी नॉट स्क्वायर। और फ्रिक्शन कौन सा लगा था, काइनेटिक। काइनेटिक जब भी लगता है, मैक्सिमम लगता है, यू कैन पुट इट वैल्यू ऑल्सो, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू स्मॉल mg। अगर यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, बिकॉज जब लेंथ आपसे पूछा जाएगा तब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेफिनेटली गिवन होगा। तो अगर आप इसको नॉर्मली मोमेंटम कंजर्व करके अलग अलग वर्क एनर्जी लगाकर फिर प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करके करेंगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से आप थोड़ा सोच के सॉल्व करेंगे तो देखो तीनों पार्ट 2-3 लाइन में ही सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं जिसको सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम आती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन स्मॉल मास कम्स टू रेस्ट कम्स एट बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेज। आपने के पास सिस्टम है, एक वेज है और एक ब्लॉक है। इस सिस्टम को जब आप रेस्ट से रिलीज करेंगे, क्योंकि वेज स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, तो ब्लॉक स्लाइड करते हुए नीचे आएगा mg के कारण, और ये ब्लॉक वेज पीछे चलने लगेगा। हमें कैलकुलेट करना है जब वो बॉटम पर आ चुका होगा यहां, तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्मॉल m मास की, कैपिटल M मास की, दोनों की सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब ये नीचे की तरफ चलेगा, ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा, और जिस टाइम ये ब्लॉक यहां कहीं आ चुका होगा उस टाइम अगर ये v स्पीड से नीचे आ रहा है और वेज v नॉट से पीछे चल रहा है, सो ये जो v वेलोसिटी होगी, दिस इज नॉट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेज। ये वेज के रेस्पेक्ट में है, जो आपने कंस्टेंट मोशन में पढ़ रखा है कि जब भी कोई ब्लॉक वेज के ऊपर स्लाइड करता है तो जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से वो स्लाइड कर रहा है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द वेज। जब आप इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करते हैं तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होता है कि आप ये एंगल अगर थीटा है
तो आप इसका कंपोनेंट करोगे, इधर v cos थीटा, वेज के कारण इधर वेलोसिटी आएगी v नॉट। तो एक तो आप मोमेंटम कंजर्व करोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस में केवल मोमेंटम कंजर्व होगा, वाई एक्सिस में नहीं होगा, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स mg। एक्स एक्सिस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्स एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल भी जीरो रहेगा। ब्लॉक का लेफ्ट की तरफ कितना हुआ, स्मॉल m v cos थीटा माइनस वी नॉट, उतना ही वेज का राइट की तरफ कैपिटल M v नॉट। तो एक रिलेशन आपको ये मिल गया, स्मॉल m v cos थीटा अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू वी नॉट। थोड़ा सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा फिर आपसे कहा जाएगा कि भाई आप अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो आप लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो कितना हुआ, स्मॉल mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो जीरो है, जब आप फाइनल लिखने जाएंगे तो ब्लॉक की वेलोसिटी में देखो दो कंपोनेंट होंगे, ये ब्लॉक की वेलोसिटी का x कंपोनेंट है vx, और इधर होगा v sin थीटा vy, और फिर नेट स्पीड इसकी आएगी अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और एक वेज की वेलोसिटी होगी हाफ कैपिटल M v नॉट स्क्वायर। लेंथी सी इक्वेशन बनेगी। इन दोनों को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम रहेगा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो जाएगी। ये नॉर्मल मेथड आपको हर जगह मिल जाएगा, और दूसरे वाला मैं आपको बता रहा हूं। सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी, नीचे चल रहा है और वेज पीछे की तरफ जा रहा है। ये एनिमेशन है, आप उसको वैसे भी इमेजिन कर सकते हैं बिना एनिमेशन के भी कि किस तरीके से ब्लॉक पीछे की तरफ गया होगा, राइट। अब मैं इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से आपको बता रहा हूं। अगर ये ब्लॉक V से नीचे आ रहा है और वेज V नॉट से पीछे चलता है, काइनेटिक एनर्जी आप सिस्टम की ये लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं, इनिशियली सिस्टम वाज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा गया था, तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, और सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। ये जो टर्म होता है, इस टर्म की वैल्यू क्या होती है, हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर। तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं थी दोनों ब्लॉक में, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो जीरो थी, जो भी वर्क हुआ फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, इस ब्लॉक की इधर स्पीड v cos थीटा है और वेज का इधर v नॉट था, और इस तरफ आया था v sin थीटा। अब आप देखो क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगी, एक्स एक्सिस में तो जीरो रहेगी लेकिन वाई एक्सिस में जीरो नहीं होगी। तो जब आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो लिखा जाएगा हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको केवल किधर सॉल्व करनी है, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में तो जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। वेज की तो वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, स्मॉल m मास की कितनी है, v sin थीटा, तो सेंटर ऑफ मास की क्या आएगी, स्मॉल m v sin थीटा अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गई हाफ स्मॉल m स्क्वायर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। समझते टाइम आपको लग सकता है कि सर ये लेंथी पड़ रहा है, लेकिन ये लेंथी नहीं है। जब आप दो बार सॉल्व करेंगे तो तीसरी बार आपको समझ में आएगा, अरे ये तो एक लाइन में सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इतना इजीली ये कैलकुलेशन होगी। अब ये सेकंड वाली लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वो होता है हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव, और इन दोनों ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी तो यही है v, इसमें कोई कंपोनेंट नहीं करने। तो आपको मिल जाएगा हाफ स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज स्मॉल mgh। तो क्या लिखा जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी स्मॉल mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट वाज हाफ स्मॉल m स्क्वायर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस हाफ स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। देखिए एक स्मॉल m कैंसिल हो गया, और फिर देखो वी स्क्वायर कॉमन आ गया डायरेक्ट,
वी स्क्वायर कॉमन आ गया और यहां बचेगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी एच, इधर रह जाएगा स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर। तो आपको सीधा सीधा ब्लॉक की स्पीड मिल गई विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दैट इज ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी एच अपॉन स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम। अगर आप इसको उसी बेसिक मेथड से करते जो मैंने आपको पहले बताया था, पहले जो यहां पर बताया था, इसमें जब आप ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखने जाएंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में वी कॉस थीटा, वी नॉट और वी साइन थीटा ये सारे आ जाएंगे। तो वहां पर कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। और फिर आपको अगर वेज की वेलोसिटी सॉल्व करनी है वी नॉट, तो ये वी की वैल्यू इधर पुट कर दो। देखो वी नॉट क्या आया था हमारे पास, वी नॉट की वैल्यू आई थी, वी नॉट वॉज स्मॉल एम वी कॉस थीटा अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। आप v की वैल्यू से पुट कर दो तो ब्लॉक वेज की वेलोसिटी आ जाएगी। ये इतना बन जाएगा। जब v की वैल्यू यहां पुट करेंगे, अगर सारी चीजों को हम अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो ऊपर बनेगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच, और ये बन जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो ये एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। यहां पर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम आ जाएगा और फिर ये नीचे रहेगा स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम। वो केवल कैलकुलेशन का काम है कि भाई v की वैल्यू पुट करनी है और सारी चीजें अंडर रूट के अंदर रख दी। तो जो क्वेश्चन वैसे बड़ा लेंथी पड़ता है, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस होते हैं। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आपको केवल एक ही इक्वेशन से कोई क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट स्पीड मिल जाएंगी। आई एम श्योर कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम का यूज करते हुए उन्हीं मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन को कैसे यूज करना है, कैसे सॉल्व करना है इजीली, वो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।